हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है कोशिका, यानी विज्ञान में कोशिका विज्ञान, जिसको बोलते हैं सेल। अब दोस्तों बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है 1965 में कोशिका की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट क्रूक, या सी डेविड थॉमसन, या डी मैरी फेनक्रोइस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1965 में कोशिका की खोज की थी। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताएं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी प्लास्टिड, या सी गोल्गी अपरेट्स, या डी रिक्तिका। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गोल्गी अपरेट्स, जिसको हम गोल्गी काय भी बोलते हैं। अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? ए प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म, सी नाभिक झिल्ली, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। तीसरे प्रश्न का पहला आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कोशिका द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। यानी उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। उसे कहते हैं ए विसर्जन, बी प्रसार, या सी ऑस्मोसिस, या डी एंडोसाइटोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एंडोसाइटोसिस बोला जाता है इस प्रक्रिया को। आंसर डी। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंगों के बारे में सही नहीं है? देखिएगा, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं, ये कोशिकीय उत्पादन के लिए समन्वय करते हैं, या डी ये छोटे आकार के होते हैं और ज़्यादातर आंतरिक रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी ये बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है। छठा प्रश्न है उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए प्रसार, या बी ऑस्मोसिस, सी क ख दोनों, या डी न तो क न तो ख, यानी कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोला जाता है। आंसर बी। छठा प्रश्न है एक जीवन का नाम बताएं जो एकल गुणसूत्र वाला होता है और उसमें कोशिका का विभाजन विखंडन या बडिंग के माध्यम से होता है। उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स, या बैक्टीरिया, या आदिम जीव। उसे बोला जाता है प्रोकैरियोटिक्स, जिसमें सिंगल गुणसूत्र होते हैं। आठवां प्रश्न है उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें पुटिका की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के साथ मिलती है और अपने पदार्थ को आसपास के माध्यम में डाल देती है। उसे क्या कहा जाता है? ए एक्सोसाइटोसिस, बी एंडोसाइटोसिस, या सी ऑस्मोसिस, या डी प्रसार। इसका आंसर हो जाएगा ए एक्सोसाइटोसिस। नवा प्रश्न है कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर जो जेली जैसा यानी पानी जैसा तरल पदार्थ पाया जाता है उसे हम कहते क्या हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये कई बार पूछा जाता है, अक्सर करके ग्रुप डी एनटीपीसी ये सभी एग्जाम में कई बार आया है। तो देखिए उसे क्या कहते हैं? ए कोशिका द्रव्य, बी एक्टोप्लाज्म, या सी न्यूक्लियोप्लाज्म, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य। 10वां प्रश्न है ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं, क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स, या ए और बी दोनों, या न तो एक न तो बी। इसका आंसर हो जाएगा यू, ए, यानी प्रोकैरियोटस, यानी प्रोकैरियोटिक होता है वो। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ए लवक को, बी सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को, या डी गोल्गी काय को, या सी गोल्गी काय, या डी कोशिका भित्ति को। तो दोस्तों कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? एल्टमैन ने। किसने किया था? एल्टमैन ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। 12वां प्रश्न है निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम्स, या सी डिक्टोसोम्स, या डी फैगोसोम्स। इसे बोला जाता है लाइसोसोम। तो याद रखिएगा दोस्तों लाइसोसोम्स को कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? कोशिका भित्ति, लयनकाय, हरित लवक, या सूत्रकणिका। आंसर हो जाएगा इसका सूत्रकणिका। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? यानी ये कह रहा है कि इसमें कौन से ऐसी कोशिका का अंग है जिसमें जो केवल वनस्पति में उपस्थित होती है, बाकी सब जो है
जंतु में उपस्थित होती हैं। तो इसमें होता है सूत्रकणिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या डी रिक्तिका। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? ए अग्न्याशयी कोशिकाएं, बी उपकला कोशिकाएं, सी तंत्रिका कोशिकाएं या डी अधिचर्मिक कोशिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी तंत्रिका कोशिकाएं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? ए यूग्लिना, बी पैरामीशियम, सी गोन्यूलैक्स या डी माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। 16वां प्रश्न है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म या यूग्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो यानी न्यूक्लियोसोम। इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, यानी कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। आंसर सी यानी इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? यानी जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी प्रकृति क्या कैसी होती है? वो ए है पारगम्य झिल्ली या अर्धपारगम्य या गैर पारगम्य या स्वतंत्र पारगम्य। तो उसका आंसर हो जाएगा बी अर्धपारगम्य। आंसर हो जाएगा बी अर्धपारगम्य। 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? इसमें कौन सी कोशिका का अंग है जो श्वसन के लिए उत्तरदायी है? गाल्जी बॉडी, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक या लयनकाय। तो उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। 20वां प्रश्न है, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा होती है? तो दोस्तों जो सिंगल कोशिकाएं होती है जिसमें एक कोशिकीय होती है उसे सिर्फ एक कोशिकाओं द्वारा ही किए जाते हैं ऐसे कार्य। तो उसका आंसर हो जाएगा ए यानी एक। बात करते हैं 21वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो दो तंत्रिकाओं कोशिका के बीच या बी मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बीच या गुर्दे के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी दो तंत्रिका कोशिका के मध्य। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? ऊतक कहते हैं, अंग कहते हैं या अंगतंत्र कहते हैं या कोशिकीय संरचना कहते हैं। तो उसे कहा जाता है ऊतक। क्या कहा जाएगा? ऊतक कहा जाएगा। 23वां प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिकीय विभाजन से या कोशिकीय प्रजनन द्वारा या कोशिकीय संश्लेषण या विखंडन द्वारा। तो दोस्तों जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो कैसे प्रजनन करते हैं? तो उसका आंसर है कोशिका विभाजन के द्वारा वो कोशिका प्रजनन करते हैं। किससे? कोशिका विभाजन द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पांडुरोविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो किसमें होता है? कोशिका द्रव्य के द्वारा, केंद्रक, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। 25वां है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का आवकरण या भोजन का ऑक्सीकरण या भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण। तो इसमें आंसर हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो जो फल और बीज होते हैं उनको जो रंग प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? तो उसका नाम क्या है? क्रोमोप्लास्ट। CHROMOPLAST यानी क्रोमोप्लास्ट। 27वां प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी टोनोप्लास्ट या सी ल्यूकोप्लास्ट या डी क्रोमोप्लास्ट। तो जो पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी आंसर हो जाएगा ए। 28वां प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? जो पादप कोशिका होती है उसका जो वाल होता है यानी भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? लिपिड से, विटामिन से या सेलुलोज से या प्रोटीन से। तो जितने भी पादप कोशिका होते हैं उनकी जो भित्ति बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। आंसर हो जाएगा इसमें सी सेलुलोज। अब बात करते हैं 29वें प्रश्न की। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? द्विकोरिक, बाह्य त्वचा, त्रिकोरिकी या अंतः त्वचा। तो उसे कहा जाता है ए यानी द्विकोरिक।
अब बात करते हैं प्रश्न 30वां, यानी हमारे इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें कहते हैं, तो क्या कह रहा है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्विकोरिक बाह्य त्वचा या त्रिकोरकी या अंतः त्वचा, तो उसे क्या कहेंगे, त्रिकोरकी। आंसर त्रिकोरकी। दोस्तों ये रहा आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान यानी सेल्स यानी जिसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान, उससे प्रश्न संबंधित था। अब बात करेंगे इसके आगे का चैप्टर जो कोशिका से ही रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।